नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। आज आप देखेंगे कि अधूरा सपना पूरा करने आज उड़ेगा हमारा चंद्रयान, और दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लेकर उड़ान भरेगा फैट वाई रॉकेट। चंद्रमा की सतह पर यान को सफलतापूर्वक उतारने का है लक्ष्य, और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। और आप देखेंगे कि एल LVM-3M-4 चंद्रयान 3 को लेकर मिशन के लिए चलेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 की नाकामी को देखते हुए किए इसमें 21 बदलाव। विफलता से बचने के लिए एल्गोरिदम, प्रोसेसिंग सेंसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेंसर आदि में अहम बदलाव किए गए हैं। लैंडिंग मॉड्यूल को आगे बढ़ाने वाले ऑर्बिटर के प्रिपल्सन मॉड्यूल में बदलाव। 8 पेलोड की जगह आप देखिए चंद्रयान 3 में सिर्फ 1 पेलोड है। और लैंडर विक्रम में सुधार किया गया है। वजन कम रखने के लिए 5 की बजाय 4 इंजन, लैंडर के पैर ज्यादा ताकतवर बनाए गए हैं। और गति सीमा 2 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड की गई है। अधिक ईंधन, अतिरिक्त सोलर पैनल, ट्रैकिंग, टेलीमेट्री व कमांड एंटीना से लेकर लैस है। और काफी एडवांस सॉफ्टवेयर जो इसकी गति में किसी भी अनियमितताओं को रियल टाइम में सुधार कर सके। और लैंडिंग क्षेत्र बढ़ाया गया है इसमें आप देखेंगे। और इसरो प्रमुख एस स्वामीनाथन ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए प्रक्षेपण से पहले गुरुवार को सुल्लूरपेटा स्थित श्री चंगलम्मा परमेश्वरिनी मंदिर में आप देखिए पूजना या अर्चना की हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं। यह मंदिर श्री हरिकोटा से 22 किलोमीटर पश्चिम में तिरुपति जिले में आपको देखने को मिलेगा। और इसरो अध्यक्ष अन्य विज्ञानियों ने भी की मंदिर में पूजा याचना अर्चना। और आप देखिए इसरो की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? NS सोमनाथ हैं। ये आप लोग याद रखिएगा इतना, ठीक है, इसके बारे में। और ऐसी जगह लैंडिंग होगी जहां अब तक कोई नहीं उतरा है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे। और अब तक अन्य देश चंद्रमा की मध्य रेखा पर उतरे हैं क्योंकि वहां सतह समतल है। इसरो ने चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र ढूंढा है। लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर उतरेगा जहां आज तक कोई नहीं उतरा है। और इससे पहले चीन ने 45 डिग्री लैटिट्यूड पर अपना लैंडर उतारा है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और चंद्रयान 2 आप देखेंगे कब आया था? 2002 में आपने देखा हुआ था, लेकिन वो असफल हो गया था, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। यूरोपीय संसद में मणिपुर से जुड़ा प्रस्ताव पास, भारत ने जताया आप देखें इतराज। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बीच फ्रांस में ही यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। और आप देखिए कि यहाँ फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में संसद ने भारतीय अधिकारियों से जातीय और धार्मिक हिंसा को रोकने की और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। आप सभी जानते हैं कि जो मणिपुर में जातीय हिंसा फैली हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए ये मणिपुर है आपका, आप देखते हैं कि इम्फाल इसकी राजधानी है। क्या है? इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसकी किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और इसे अगर हम लोग राज्य बनाने की बात करें तो 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है, ठीक है। लाल किले तक पहुंचा यमुना का पानी। ये आप सभी जानते हैं कि अभी मानसून है, पानी का टाइम है, तो वही आप देख रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है यहाँ। UN की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है भारत की स्थायी सदस्यता, मोदी साहब कह रहे हैं।
यूएन यानी कि आप देखते हैं किसकी बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिलेगा। और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की बात हो रही है। जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य में आप देखिए चाइना, चीन है, आपका फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन्हीं में स्थायी सदस्यों में भारत को भी शामिल करने की बात हो रही है। और आप देखिए इन 5 देशों को ऐसी इस तरह की शक्तियां मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो पांचों को आप देखिए सहमत होना चाहिए। अगर एक भी उस प्रस्ताव के खिलाफ चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। फ्रांस के समाचार पत्र लेज एको में प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार, कहा सबसे पहले बड़े लोकतंत्र के बिना यूएनएससी दुनिया की आवाज कैसे। याद देखिए 26 रफेल एमजेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी सऊदी को मंजूरी मिली है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष जैसी अत्यधिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता तो बनेगा ही, विकसित पश्चिमी देशों व गरीबी देशों ग्लोबल साउथ के बीच सक्षम सेतु का भी काम करेगा। कौन? भारत की बात हो रही है। अखिल भारतीय सेवा की चुनिंदा कर्मियों को ओपीएस चुनने का एक बार विकल्प, केंद्र ने आप देखिए राज्य को लिखा पत्र, 30 नवंबर का तक उठ सकता है विकल्प का लाभ। एक केंद्र सरकार ने कहा है कि वे अखिल भारतीय सेवा की चुनिंदा कर्मियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दे सकते हैं। यह मौका उन कर्मचारियों को मिलेगा जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन की अधिसूचना से पहले विज्ञापित पदों की रिक्तियों के जरिए भर्ती हुए थे। और आजकल आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ये भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और आपको मालूम होगा क्या कि कई राज्यों में चुनाव भी मुद्दा भी ये बन रहा है। पटना में पुलिस लाठीचार्ज में भाजपा नेता की मौत। ये आप देखिए वाइस आईडी की सुरक्षा अपराध, भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सेग्रीवाल पर भी बल प्रयोग किया गया है। शिक्षक भर्ती, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था पर विधानसभा का घेराव करने निकले थे भाजपा नेता। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही राजनीति ही होती है कि आज से कुछ दिन पहले आप देखिए बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, तब बड़े अच्छे थे। अब आप देखिए कांग्रेस और आरजेडी के साथ गए तो बड़े बुरे हैं। फीस वापसी पर शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया स्पष्ट, यदि कोई छात्र 31 अक्टूबर 2023 तक दाखिला निरस्त कराता है तो अधिकतम 1000 रुपये काटकर संस्थान को फीस वापस करनी होगी। और 30 सितंबर तक आप देखिए दाखिला निरस्त कराने पर वापस करनी होगी पूरी फीस। यूजीसी की फीस वापसी गाइडलाइन का सभी को करना होगा पालन। और 30 करोड़ से भी अधिक की राशि वापस दिलाई थी यूजीसी ने पिछले साल। और यूजीसी की अगर बात करें तो किसकी बात हो रही है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, उसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सोफिया में नकाबपोश आतंकियों ने 3 मजदूरों को मारी गोली। ये आप देखिए बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले तीनों घायल श्रमिक, चल रहा है इनका इलाज। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे हुआ है। और आए दिन आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये आप देखिए 370-35 से हटाने के बाद इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। ये आप देखिए आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। और पानी से बुरा हाल है दिल्ली का, ये भी आप लोग देख रहे हैं। मेट्रो के लिए अधिकृत जमीन पर केवल लोग चलें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान के लिए वक्फ बोर्ड बुलाए बैठक, ये हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। पेरिस पहुंचने पर फ्रांसीसी पीएम वॉर्न ने खुद की पीएम मोदी की अगवानी। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया बेहद गर्मजोशी से स्वागत। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस और यूएई के साथ और प्रगाढ़ करेंगे रिश्ते। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की यह फ्रांस की 6ठी और जबकि यूएई की 5वीं यात्रा है।
और आप देखते हैं कि समझौते होते हैं, रिश्ते सुधरते हैं किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो। मोदी की फ्रांसीसी पीएम और सीनेट प्रेसिडेंट के साथ सार्थक बैठक भी हुई है। और साइबर सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को करना होगा साझा प्रयास। और G20 में नई पहल, गुरुग्राम में पहली बार साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप लोगों से एक सवाल है मेरा, G20 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? नीचे लिखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। वर्ष 2014 के पहले आप देखिए शहरों के विकास की आपराधिक अनदेखी हुई। ये हरदीप पुरी कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। पारंपरिक औषधियों पर आसियान सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ये आप लोगों को बता दूं, एक तो आप लोग आसियान के बारे में याद रखिएगा। आसियान ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का नाम है ये। और इसमें आप देखें इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा। और चार्टर इसका आया था 16 दिसंबर 2008 में। इसमें आप 10 सदस्य देखते हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आपको क्या सचिवालय देखने को मिलेगा। G20 शेरपा बैठक में जटिल मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना कम है। यूक्रेन युद्ध की छाया, सकारात्मक एजेंडे को आगे रखकर सहमति बनाने की भारत की कोशिश है। शेरपाओं की तीसरी बैठक शुरू 9-10 सितंबर को होगी। शीर्ष नेताओं की बैठक इसमें। अमृतकाल में कृषि रखेगी लोगों की सेहत व जलवायु का ध्यान। परंपरागत खेती को बदल बाजार की मांग के हिसाब से करना होगा। उत्पाद किसानों को पूरी तरह मुफ्त बिजली देने से पानी का जमकर दोहन हुआ है। चलिए अच्छी बात है। केमिकल के इस्तेमाल में आप देखिए 1100% की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी, फल, दूध, दुग्ध उत्पाद, मछली व अन्य जैविक पदार्थों के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। ये आप देखें राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग याद रखिए हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है? विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति होती रहती है। ये आप देखिए क्या होता है योम ए सोहदा। बता दें कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के कुरान की बेअदबी का आरोप लगाते हुए दंगे हुए थे। इन दंगों तक का तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भी कहा जाता है। इस दौरान श्रीनगर में 22 लोग मारे गए थे। इसी दिन को जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकार योम ए सोहदा के रूप में मनाती है रही है। इस दिन राजकीय अवकाश होता था। 2020 में यह राजकीय अवकाश बंद कर दिया गया और इस दिन होने वाले सरकारी समारोह को भी बंद कर दिया गया था। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गरमाई राजनीति। और यहां भी आप देखते हैं कि क्या धांधले की बातें हो रही हैं। अब रोक भी लग गई इस पर। आप देखते हैं क्या होता है, देखते हैं आगे। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी किसी गंभीर अपराध में दोषी होगा तो रुकेगी पेंशन उसकी। सुरक्षा या खुफिया एजेंसी कोई जानकारी प्रकाशित करने की मनाही है। और सरकारी कर्मी की मौत के जिम्मेदार को फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। कोयला घोटाले में पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे सहित 6 दोषी। अब देखिए कांग्रेस नेता हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में न्याय की समानता है। आर एम मोहम्मद खान ने पूछा 1937 से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं था, तब क्या देश में मुस्लिम नहीं थे? यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि शादी के लिए, विवाह को देख लीजिए, तलाक को देख लीजिए, गोद ले रहे हैं किसी को, उसकी देख लीजिए।
आप देखिए कि संपत्ति में बंटवारे को देख लीजिए, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में अलग अलग देखने को मिलता है। जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा ना, तो सब के लिए समान कानून रहेंगे फिर। ठीक है, ये भी आप देखिए, कॉलेजियम ने तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट की 3 जजों के अनुरोध को किया खारिज। ये आप देखिए, कॉलेजियम के जरिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। तो ये भी आप लोग देखेंगे। 17 तक घोषित होंगे CUET और UG के परिणाम, आप देखेंगे। कश्मीर में 53 वर्ष बाद झेलम और डल झील में चलेगी ई बोट्स। और आप देखिए, 32 ई बोट्स से पर्यावरण संरक्षण भी होगा, अगले वर्ष से शुरुआत संभव। और 20 और रूट किए गए चिन्हित, करीब 1.5 दर्जन घाट भी किए जा रहे हैं विकसित यहाँ। और पर्यटन को आप देखते हैं कि बढ़ावा मिलता है। कश्मीर में वायुविद्य साहित्यकार हसरत गड्ढा ने कहा कि 1965 के आसपास तक आने जाने के लिए किश्ती का प्रयोग होता था, बाद में यह कम हो गया। यहाँ श्रीनगर में नाला ये मार नहर होती थी। यह नहर कश्मीर की सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहर थी। यह नहर भी शहर के विभिन्न हिस्सों में नौका से सफर करने वालों को मंजिल तक पहुंचाती थी। 1970 के आसपास इसे भर दिया गया था। लाल चौक में आबी गुजर, जहां नावों के जरिए आने वाले माल पर चुंगी वसूली जाती थी, अभी यह इतिहास हो चुका है। RSS विचारक एस गुरुमूर्ति पर अवमानना की कार्रवाई बंद हुई है। माफी मांगने और पश्चाताप करने पर कार्रवाई बंद हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश, वर्तमान में आप देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, एस मुरलीधरन के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में। RSS आप देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ये आप देखिए, चंदताल में जीवन के सूर बने स्पीति के युवा। हिमाचल के चंदपाल व वातल में फंसे पर्यटकों को बचाने में दिया योगदान। ये आप देखते हैं कि इस टाइम पर कहीं भी जाया करिए तो बड़ा सोच समझ के जाया करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल होती है। विकास यात्रा में जो लोग पीछे रह गए उनके बारे में भी सोचें युवा, हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं, आप देखेंगे। साइबर ठगी से परेशान दंपति ने पहले बच्चों को मारा, फिर खुद भी दे दी जान। ये ऑनलाइन लोन दिलवा कर कर्जदार बनाया और फिर आप देखिए ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। और आप देखते हैं कि आसानी से कर्ज मिल जाता है पहले और तो आसानी से लोग ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए पैसे की ज़रूरत हर किसी को रहती है। तो फिर आप देखते हैं उन्हें परेशान किया जाता है, ज़्यादा ब्याज वसूला जाता है दुनिया भर का। तो ध्यान रखा करिएगा थोड़ा, ठीक है। केरल में प्रोफेसर की कलाई काटने के मामले में 3 को उम्र कैद की सजा जो हुई है, आप देखिए NIA की विशेष अदालत ने सुनाई दोषियों को सजा। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। ये 2010 का मामला है, ठीक है। विवाह में मिला स्त्री धन सिर्फ महिला की संपत्ति, पति नहीं जता सकता है अधिकार। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई पर सुनाया महत्वपूर्ण निर्णय। याचिका की सुनवाई के लिए गठित 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया ये फैसला। गैर वैवाहिक संबंधों से पैदा बच्चे को नाजायज नहीं कह सकते हैं, रेखा शर्मा कह रही हैं, आप देखेंगे। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है ना, वही उन्हीं ने कहा है। और बच्चे हैं तो बच्चे, NCW जो आप लोग देखते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। पहली अध्यक्ष की जयंती पटनायक थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सहमति से यौन संबंधों के लिए किशोरों की न्यूनतम आयु कम करने की वकालत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि संसद जाने इस विषय पर दुनिया भर में क्या हो रहा है। बोले यौन स्वायत्तता से दोनों लोगों के यौन अधिकारों की रक्षा होती है। या भी आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश से भी आवाज़ उठी थी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कहा था। तो वही हिसाब आप देख रहे हैं, हो रही बातें। समस्या के निदान संघ गांव को दिया स्वावलंबन का मत। प्रधान अंजलि राय के प्रयास से उत्तर प्रदेश में बलिया के देवकली गांव की बदली छवि। विकास संघ RAV अर्जन। और मैंने आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि अगर आपका ईमानदार सरपंच है तो यकीन मानिए आप लोग आपके
जो पंचायत है उसकी 95% तक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचारी होते हैं, अगर ऐसे हों तो क्या नहीं हो सकता है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद देते हैं। शिक्षा नीति की समीक्षा का समय, ये आप देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा ही हमें उन अनेक संगठनों से उबारने का साधन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी स्वामी जी की भांति भांति शिक्षा के जरिए ही मुक्ति की राह देखी थी। शायद इन्हीं विभूतियों की प्रेरणा के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना की गई है। और आप देखिए इस नीति के माध्यम से शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इस नीति को लागू हुए इसी माह 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इस दौरान यह नीति कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुकी है। कई जगह लागू होने की प्रक्रिया में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी इसे पूर्णतः लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस नीति के संदर्भ में यह एक प्रकार का संक्रमण काल है। यह संक्रमण काल पहले से चली आ रही शिक्षा नीति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बढ़ने की दिशा में हो रहा है। यह रूपांतरण भारत में चल रही शिक्षा प्रणाली की आत्मा में निरंतर एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में आप देखिए संभव हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह तीसरा वर्ष हमें आत्म मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान करता है, और जिसमें हम देखें कि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की कौन सी नई धारा बन और विकसित हो रही है। साथ ही यह भी देखें कि इस प्रक्रिया में निरंतरता एवं परिवर्तन के तथ्य क्या हैं। हम यह भी समझें कि इससे हम किस प्रकार की नई पीढ़ी गढ़ने जा रहे हैं। मेरी समझ से तो आप देखिए इस शिक्षा नीति ने सबसे पहला परिवर्तन शिक्षा के हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य को पुनः परिभाषित करने के रूप में किया है। और इसके तहत औपनिवेशिक शिक्षा नीति के बच्चे कुचे प्रभाव के कारण आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद से ही अपने खोए स्वर के तलाश की जो चुनौती खड़ी हुई थी, उसे इस शिक्षा नीति ने गहराई से समझते हुए आप देखिए उसके रचनात्मक विकल्प की मूलगत एवं व्यवहारिक रूपरेखा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। और इसने हमें यह भी बताया है कि औपनिवेशिकता के दबाव में हमारे समक्ष जो चेतनागत दृष्टि बाधा उत्पन्न हुई है थी, उससे उबरना एवं राष्ट्र को भी उबारना कितना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति ने हमें यह भी बताया है कि भारतीय समाज स्वयं में ज्ञान एवं लोक विधा का एक शक्तिवान परिक्षेत्र है, और जिसकी शक्ति समझने की जरूरत है। कुछ लोग भले ही निरक्षर माने जाते हों, किंतु संभ्रांत ज्ञान दृष्टि, अनुभवगत, तकनीकी एवं अन्य जानकारियों से आप देखिए लैस रहे हैं। भारतीय समाज में देशज आधुनिकता की धारा काफ़ी पहले से आप देखते हैं कि बहती रही है, जो पश्चिमी आधुनिकता के संहारक प्रभाव से दुनिया को बचाने की परियोजना में आप देखिए शायद मददगार हो सके। भारत में शिक्षाविद यह समझाते रहे हैं कि अपनी भाषाओं को महत्व देना शिक्षा को बेहतर बनाएगा, और देश में अनेक भाषा बोलियां सामाजिक अनुभवों एवं ज्ञान कोशों को स्वयं में समाये हैं, और उन्हें पाने के लिए हमें उन समुदायों की भाषाओं को महत्व देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बन रहे पाठ्यक्रमों के विकास की प्रक्रिया में इस पहलू की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। अपने रूपांतकारी तत्वों के रूप में इस नीति ने शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी को आप देखिए रचने में संवेदनाओं और एवं संरचनात्मकता के महत्व को भी समझाया है। और इसने आप देखिए हमें ऐसी रूपरेखा दी है जिससे छात्रों में संवेदनात्मक तत्व एवं रचनात्मक संकल्पना को विकसित किया जा सके। और जिस पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, और उसने अपने अनेक सकारात्मक तत्वों के साथ ही नकारात्मक तत्व भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यारोपित किए हैं, और इससे हमारे भीतर भयानक स्वार्थ बोध विकसित किया है, और जिससे हमारे भीतर संवेदनाओं को तो मारा ही है, और साथ ही हमारी रचनात्मक संकल्पना शक्ति को भी कमजोर किया है। इस कारण हमारे भीतर मानवीय भाव क्षीण हुए हैं, और इसके परिमार्जन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान केंद्रित है जिसमें छात्रों के भीतर अपनी संस्कृति और संगीत और अन्य कला माध्यमों के द्वारा आप देखिए उनकी रचनात्मकता एवं संवेदना को परिष्कृत किया जा सके, और इससे नई पीढ़ी को दोहरा लाभ होगा। और एक तो आप देखिए उन्हें अपनी संस्कृतियों की रचनात्मक शक्ति का भान होगा, और दूसरा इससे उनकी अंतर चेतना में संवेदना भाव और रचनात्मक शक्ति प्रबल होगी। तभी वे हिंदी के मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार अपने भीतर शक्ति की मौलिक कल्पना कर सकते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें हमारे भीतर से खोती जा रही मौलिकता को वापस लौटाने की बेहतर परियोजना है। और आप देखें किसी भी नए परिवर्तन के साथ
ताल बैठाने में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जिनका समय रहते समाधान भी उनकी सफलता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अभी तक विभिन्न अंशभागियों के साथ हुए संवाद से मुझे यही अनुभूति हुई कि वे इस पहलू को लेकर भली भांति परिचित हैं। उनके भीतर इस परिवर्तन की दिशा को लेकर सही दृष्टिकोण आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी रूपांतकारी दृष्टि एवं सक्षम नेतृत्व से इस परिवर्तन की अगुवाई कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्रालय और आप देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर आप देखिए इस नए परिवर्तन को साकार करने में लगी है। यही शिक्षा नीति भविष्य के भारत का खाका तैयार करने की प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में सिद्धि के रंग भरती जा रही है। और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देखिए तैयार हो रहे पाठ्यक्रमों से बढ़कर निकलने वाले छात्रों की नई खेप आने में अभी कुछ वर्ष का समय लगेगा, और संभव है कि इस शिक्षा नीति से रचनात्मक संवेदना और मौलिकता और राष्ट्रभाव से जुड़ी युवा पीढ़ी निर्मित हो पाए। और औपनिवेशिक के प्रभाव तले भले अभी भी कायम शिक्षा तंत्र हमें अपनी ही समाज और संस्कृति से विमुख बना रहा है, और इसके उलट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए विकसित होने वाली पीढ़ी में हम अपने जड़ों के साथ गहराई से जुड़कर वैश्विक आकाश में देखने और उसमें विचरने की मेधा और आध्यात्मिक क्षमता होगी। लेखक हैं जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। इनका नाम है बद्री नारायण साहब। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। फिर चांद को छूने चला चंद्रयान। ये आप देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्रयान अभियान पृथ्वी की इकलौते प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा की नई खोज के मिशन पर रवाना होने को तैयार है। मून मिशन चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है, और वजह यह है कि 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी लैंडिंग की समस्याओं से जुड़ी हुई थी, और चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 को उसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद उसमें से रोवर को संचालित किया जाएगा जो चंद्र भूमि पर भ्रमण करेगा। चंद्रयान 2 की सतह इस तीसरे मिशन के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का विज्ञान ही रखा गया है। उद्देश्य है कि इनकी सहायता से हमारे विज्ञानी चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकें। खासतौर से आप देखिए चंद्रमा के उस अंधेरे पहलू को चंद्रयान 3 से और रोशन करने की कोशिश होगी, जिसे डार्क साइड का ऑफ मून कहा जाता है। यह डार्क साइड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की है, और उल्लेखनीय है कि भारत, चीन और इजराइल के अलावा जापान भी चांद पर जाने की तैयारियों में लगे हैं, और इन सबके निशाने पर चंद्रमा की अनछुई जमीन है। असल में आप देखिए चांद के दक्षिणी ध्रुव को कई मायनों में भावी चंद्र मिशनों के द्वार खोलने वाला माना जाता है, और इसकी कुछ ठोस वजह भी है। पहली तो यह है कि हमेशा छाया में रहने वाले इस हिस्से से के बेहद ठंडे क्रेटर्स गड्ढों में जमी हुई बर्फ के भंडार हो सकते हैं, जो पानी के बड़े स्रोत होंगे। यहाँ जीवाश्मों का खजाना मिल सकता है। हीलियम 3 जैसा बहुमूल्य खनिज मिलने की भी आशा जताई जा रही है। 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब $5 अरब हो सकती है। अनुमान है कि चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है, और इसरो ने दक्षिणी ध्रुव की चट्टानों में लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की मौजूदगी का अंदाजा लगाया है। चंद्रमा को लेकर दुनिया भर में मची हलचल का ही नतीजा है कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान पर दोबारा नहीं जाने की अपनी कसम तोड़ दी। और अब देखिए आर्टेमिस मून मिशन के रूप में चंद्रमा पर इंसान को भेजने की व्यापक योजना की शुरुआत मानव रहित यान ओरियन के विक्षेपण के साथ की जा चुकी है। पिछले साल शुरू किए गए इस मिशन के तहत आप देखिए नासा ने 8 देशों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता कर रखा है, और जिसमें आप देखिए सभी देश मिलकर चंद्रमा के अन्वेषण में सहयोग करेंगे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी आर्टेमिस मिशन से इसरो को जोड़ने की योजना पर पहल हुई है। आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रियों को भी चंद्रमा की भूमध्य रेखा के बजाय इसके दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना है, जो अभी तक आप देखिए इंसान के कदमों की छाप के मामले में अनछुआ है। अपोलो 11 और आर्टेमिस मिशनों के बीच यदि सबसे ज़्यादा कुछ बदला है तो वह चंद्रमा को लेकर विज्ञानियों की अवधारणा है। अपोलो मिशन के समय आप देखिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों समेत विज्ञान बिरादरी और पूरी दुनिया को लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन अब सभी को पता है कि कम से कम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में पानी मौजूद है। चूंकि मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी चंद्रमा को सर्वाधिक संभावना वाले अंतरिक्ष पिंड के रूप में देखा जा रहा है, और इसलिए विज्ञानी पानी की मौजूदगी वाले इलाके पर दांव लगा रहे हैं, और यही वहाँ
यदि वहां इंसानी बस्तियां नहीं भी बच सकती तो भी चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जो सुदूर अंतरिक्ष की टोहे लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही वहां मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों को जाने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। असल में पृथ्वी से विक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों की अधिकतम ऊर्जा इस ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में चंद्रमा के रिफ्यूलिंग स्टेशन रॉकेट को सौरमंडल के ही दूसरे ग्रह पर पहुंचाने में सहायक बन सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आगे चलकर चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यानी चंद्रमा पर पानी, खनिजों की मौजूदगी के साथ मानव रिहाइश की संभावना से जुड़े तथ्य वहां भेजे जा रहे यानों के जरिए मिलेंगे और उनसे हमें अंतरिक्ष के जन्म से लेकर ब्रह्मांड में और आगे बढ़ने में से जुड़ी विस्तारित सूचनाएं मिल सकेंगी जो शायद इस पूरी सृष्टि के रहस्य खोलकर रख देंगी। कुल मिलाकर भारत जिस तरह चंद्रयान, गगनयान और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन आदि योजनाओं पर काम कर रहा है और उससे हमारे देश अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और यह संभव है कि जिस तरह अभी गणित के शून्य पर होने वाली कोई भी बातचीत भारत के जिक्र बिना पूरी नहीं होती है, उसी तरह आगे चलकर चंद्रमा पर कोई भी वैज्ञानिक चर्चा पानी के बिना अधूरी रहे। तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ लेखक FIS ग्लोबल से संबद्ध हैं। इनका नाम है अभिषेक कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जीवन का उद्देश्य, जीवन क्या है, हमें इसे क्यों जी रहे हैं, ऐसे सवाल युगों युगों से पूछे जा रहे हैं। वास्तव में हम सभी को जीवन के स्वरूप को समझना जरूरी है। चलिए ये भी आप लोग देख लिया अगर ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखेंगे नगरों का नियोजन, शहरों के नियोजन पर चर्चाओं के लिए आयोजित सम्मेलन में शहरीकरण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किए जाना समय की मांग है, लेकिन अब आवश्यक है कि शहरों का सही तरह से आप देखिए नियोजन करके ठोस रूपरेखा बने और उस पर गंभीरता से विचार हो। और आप देखिए यदि शहरी जीवन को बेहतर बनाने के साथ देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो छोटे बड़े शहरों को संभालने के काम सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए नगर निकाय समेत अन्य संबंधित विभागों को अपनी कार्य संस्कृति में आमूल परिवर्तन करना होगा। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने यह सही कहा है कि 2014 के पहले शहरी विकास की आपराधिक अनदेखी हुई है। चलिए मानदेय की मरीचिका, मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीनों हुए कैबिनेट बैठक में जनहित में तमाम निर्णय लिए हैं, किंतु एक निर्णय ऐसा भी हुआ जिस पर आम जनता या तो आकर्षित हुई है या निर्णय पर तंज कसती। यह निर्णय है जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब है चुनाव मध्य प्रदेश में तो सब कुछ हो रहा है। रुकना चाहिए रूस यूक्रेन युद्ध, लंबा समय हो गया। आप देखते हैं ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के लिए युद्ध लड़ते रहना नीति बन गया है। युद्ध का खामियाजा सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं भुगत रहे बल्कि पूरी विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। विश्व कोरोना संकट के बाद युद्ध संकट झेल रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, मानवता करार रही है। ऐसा कब तक चलने दिया जाएगा? युद्ध रुकवाना आसान भले नहीं पर असंभव भी नहीं। ईमानदारी से प्रयास की आवश्यकता है। एक और शक्तिशाली देश रूस तो दूसरी तरफ ताकतवर देशों का सहयोग प्राप्त देश यूक्रेन कभी हार मानने वाले नहीं है। हालांकि दोनों में से कोई युद्ध जीतने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में उपाय ढूंढने होंगे कि युद्ध भी रुक जाए और दोनों अपने को हारा हुआ भी ना समझे। यह दुष्कर अवश्य है पर इस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। हमें उन कारकों को ढूंढ निकालना होगा जिनसे युद्ध रुक सके और ऐसा हम तब कर सकेंगे जब निष्पक्षता से प्रयास करें, हमारी झुकाव किसी पक्ष की ओर ना हो। कुछ देर के लिए यह भी भूल जाएं कि गलती किसकी, हमें घटनाओं की चर्चा से बचना होगा। वर्तमान से ही आप देखिए रास्ता निकालना होगा। सर्वप्रथम हमें दोनों पक्षों को एहसास कराना होगा कि युद्ध से किसी एक पक्ष को नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि दोनों पक्ष खामियाजा भुगत रहे हैं। यूक्रेन को यदि जान माल का भारी नुकसान हो रहा है तो रूस ने भी अपने हजारों सैनिक खो दिए हैं, अरबों डॉलर के हथियार बर्बाद कर दिए हैं। प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यह भी रूसी सैनिक 7 साल से युद्ध लड़ते लड़ते थकान महसूस कर रहे होंगे और रूसी सहयोग भाड़े के सैनिक भी बागी तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी रूस युद्ध जारी रखने में सक्षम है पर उसका हित इसी में है कि युद्ध रुक जाए। यदि युद्ध चलता रहा तो और कितना नुकसान हो सकता है इसे भी सोचें। यह सोच भी उन्हें युद्ध बंद करने के लिए प्रेरित करेगा। युद्ध 3 चरणों में बंद कराया जा सकता है। प्रथम चरण में हथियार खामोश कराए जाएं। दूसरे चरण में युद्ध शुरू होने के बाद जिन क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उन्हें भी सैन्यकृत कराया जाए
और उस भूभाग पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात की जाए, वह स्थायी समझौता होने तक वहां बनी रहे। तीसरे चरण में आप देखिए दोनों पक्षों को शांति वार्ता की टेबल पर लाया जाए। इस कार्य पर भार किसी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रों के समूह पर न डालकर ऐसे व्यक्तियों को इस कार्य के लिए लगाया जाए जिनका किसी भी पक्ष की ओर झुकाव ना हो। तब संभव है कि इस संकट का समाधान निकल सके। ये आप देखिए छोटे छोटे रहते हैं कॉलम, देख सकते हैं। समन्वित और एकीकृत योजना से होगा नियंत्रण। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से उत्तर भारत के कई राज्यों में निरंतर बारिश होने से अधिकांश जगहों पर जल भराव हो गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों के अलावा कई स्थानों पर आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी नदी के जल घृण क्षेत्रों को व्यापक रूप से अतिक्रमित कर दिया गया है, और जिससे नदी के जल का स्वाभाविक प्रवाह बाधित होता है और इससे सामान्य बारिश होने पर भी बाढ़ आ जाती है। और इसके लिए समन्वित रूप से एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए ताकि लगभग हर वर्ष बारिश के मौसम में होने वाली इन परेशानियों से बचाव हो सके। और आपदा का कारण बनता अतिक्रमण भी है, ये भी कहा जा रहा है। मेडिकल हेल्पलाइन एक अधूरी कहानी, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। ये बेहतर समन्वय से ही होगा विकास। रांची झारखंड की बात हो रही है। नवीन का संतुलन, भाजपा का विरोध, मोदी की प्रशंसा। ये आप देखिए नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बात हो रही है। 66,000 के नए शिखर को छूकर लौटा सेंसेक्स। और बीएसई और एनएसई के प्रमुख सूचकांकों ने इंट्राडे में सार्वजनिक उच्च स्तर का नया रिकॉर्ड बनाया है और 670 अंक की बढ़त के साथ आप देखिए 66,064 अंक के उच्च स्तर पर पहुंचा था सेंसेक्स। 19,567 अंक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 19,413 पर हुआ है निफ्टी। ये आप लोगों को बीएसई के बारे में याद रखना है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुआ था। मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं एनएसई की बात करें, एनएसई तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी के लिए बदलेगा कानून। राजस्व सचिव ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में ही संशोधन को पारित कराने का प्रयास है। कानून के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को भी अपने यहाँ करना होगा अधिनियम में संशोधन। ये 2017 में आया था ना जीएसटी, उसी की बात हो रही। गो फर्स्ट ने 16 जुलाई तक सभी उड़ानें रद्द की हैं। ये आप देखते हैं कि दिवालिया हो गई है एक कंपनी। नावी टेक्नोलॉजीज ने 200 कर्मचारियों की छटनी की है। ये आप देखिए गूगल पे से बिना पिन डाले कर सकेंगे छोटे लेन देन। और जॉर्ज मुथूट को मिला भारत सम्मान पुरस्कार 2023। ये आप देखिए मुथूट समूह के संयुक्त प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट को प्रतिष्ठित भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा के सम्मान के लिए दिया गया है। आयकर विभाग ने कमिश्नर नासिर अली ने जॉर्ज मुथूट को यह पुरस्कार दिया। इस मौके पर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सयम भारद्वाज, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम अहमद जदी आदि मौजूद रहे। टमाटर संग आलू प्याज के दाम बढ़े तो 6% तक जा सकती है महंगाई दर। जून में 1.25 करोड़ लोगों ने की घरेलू हवाई यात्रा। भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाएगी टेस्ला। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है कंपनी। भारत को निर्यात हब के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती एलन मस्क और चाहते हैं फैक्ट्री बनाई जाएगी 20 लाख रुपए की लागत वाली इलेक्ट्रिक कारें। फर्जी खबरों के विरुद्ध आईटी नियम फरमान की तरह है, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे, कहा कि सामग्री को सही ठहराने या बचाव करने का अवसर नहीं देते। सवाल सिर्फ सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी ही इसके दायरे में क्यों। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। जापान के चिबा शहर में आयोजित 64वें राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 9वें स्थान भारत ने। प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 आप देखते हैं कि कांस्य पदक जीते हैं। मैथ ओलंपियाड में भारतीय टीम का नेतृत्व पृथ्वीराज डे और उपनेता साहिल मास्कर कर रहे थे। प्रतियोगिता में अतुल सरावत, नादिग अर्जुन गुप्ता ने स्वर्ण पदक, आनंद भदौड़ी, सिद्धार्थ चोपड़ा ने रजत पदक और आदित्य
आदित्य मंगुड़ी, वेंकट गणेश और अर्चित मनस ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले 1998, 2000 और सन 2001 में भारत ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड का 63वां संस्करण आयोजन 2022 में नॉर्वे में आयोजित हुआ था। वहीं ओलंपियाड का अगले साल ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। चीन को घेरने के लिए आसियान के साथ सहयोग बढ़ाएगा भारत। जयशंकर ने मंत्री स्तर की बैठक में कई मसलों की चर्चा की है। और पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल गए 1.2 अरब डॉलर, इसाक डार कह रहे हैं। आइए आईएमएफ के बारे में बता देता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। ठीक है, ये आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान के नए सीएम बने गुलबर खान। अमेरिका में डॉक्टर की पर्ची के बिना गर्भ निरोधक दवा खरीदने को मिली मंजूरी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज अगस्त में कार्यवाह सरकार को सौंपेंगे कार्यभार। ब्रिटेन में रहना होगा महंगा वीजा, फीस, हेल्थ सरचार्ज बढ़ेंगे। हमारे आप देखें सुनक साहब कह रहे हैं, ऋषि सुनक। भारत में G20 सम्मेलन वित्तीय प्रणाली में सुधार का अवसर है। गुटरेस ने कहा है कि शिक्षा या स्वास्थ्य की तुलना में ऋण ब्याज पर अधिक खर्च करने को मजबूर है 3.3 अरब डॉलर 3.3 अरब लोग। लेखक सलमान रुश्दी काफी हद तक आप देखते हैं हुए स्वस्थ, पहली बार ऐसा आपके सामने। इन पर हमला हुआ था, बुकर पुरस्कार से सम्मानित हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने सीनेट में टाई ब्रेकिंग वोट डाल रचा इतिहास। भारत वंशी कल्पना कोटागल के समर्थन में किया मतदान। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। आईसीसी टूर्नामेंट में महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार राशि देने की बात हो रही है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन पहले दौर में जीती ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने यहां अमेरिकी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट की क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में पहले दौर में जीत दर्ज की है। भारतीय महिला टीम को तीसरी T20 में मिली हार। शुभम पोपी ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को सीनियर वर्ग में भारत की शुभम टोडकर ने 61 किलोग्राम स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत की पोपी हजारिका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पहलवानों की निष्पक्ष ट्रायल के लिए मोदी को लिखा पत्र। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेताओं ने। ये आप देखते हैं अभी महिलाओं के द्वारा जो पहलवान खिलाड़ियों के द्वारा आप देखते हैं कि जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर। भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट 1983 एक बार फिर और लगातार तीसरी बार प्रूडेंशियल विश्व कप का इंग्लैंड में आयोजन किया गया। भारतीय क्रिकेट कप का पॉइंट कहे जाने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत में सटोरियों ने भारत को खिताब की दौड़ में कोसों दूर मानते हुए उस पर आप देखिए 66-1 का दाव लगाया था। अरे भारत सेमीफाइनल आप देखिए इंग्लैंड भारत के बीच हुआ था, फाइनल भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी ज्योति। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन आप देखिए गुरुवार को स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। अनुराग ने हॉकी एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी का अनावरण किया है केंद्रीय मंत्री साहब ने। निशानेबाजों के मतभेद दूर करने के लिए बढ़ानी होगी सक्रियता, देव कह रहे हैं। वॉन्ड्रोसोवा ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल में स्वातोलिना को हराया। फाइनल में पहुंचने वाली ओपन एरा की पहली गैर वरीय महिला खिलाड़ी बनी मार्केटा। वोफन्ना एवेडेन की जोड़ी विंबलडन से बाहर हुई है आप देखेंगे। बाहर युद्ध अंतस में द्वंद्व,
ये भी देखते रहा करिएगा पढ़ते। ये आप देखिए 2030 तक दुनिया की 1/3 ऊर्जा जरूरतें पूरी करेंगे पवन और सौर ऊर्जा। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर ऊर्जा क्षेत्र आप देखेंगे 33% उत्पन्न होगी पवन सौर परियोजनाओं से वैश्विक बिजली 2030 तक। 12.0% बिजली का उत्पादन होता है वर्तमान में पवन सौर ऊर्जा से। चलिए अच्छी बात है, सस्ती होगी लागत इससे। और आप देखिए 2015 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में हो रहे प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। बेजोस अर्थ फंड के साथ मिलकर रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक शोध में अध्ययनकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक सौर पवन ऊर्जा स्रोत 1/3 से अधिक वैश्विक बिजली की आपूर्ति करेंगे। इससे जीवाश्म ईंधन से संचालित उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में मदद मिलेगी, साथ ही बिजली भी सस्ती हो जाएगी। और उल्लेखनीय कि अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने इस साल की शुरुआत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों के पहुंचने में मदद करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करने का आह्वान किया था। ये पॉक्सो का उद्देश्य सहमति से बनाए गए रोमांटिक रिश्तों को अपराध बनाना नहीं है। यौन शोषण से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने युवक को दी जमानत। आजकल आप देख रहे हैं इन पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे किशन रेड्डी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार किया। राकापा नेता की मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। होता है कि जो न्यूज़पेपर का कोई पेज होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है सही से, तो 14वां जो अंतिम हम लोग न्यूज़पेपर का पेज देखते थे ना, वो अपलोड नहीं हो पाया अभी तक। तो इतना आप लोग देख लीजिए, एक छोटा सा 4-5 मिनट की और वीडियो आपको बना देंगे क्लास और आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।